नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए हमला बोला है, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में बोल रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। लेकिन अगर कोशिश होगी कि हम लोगों को छोड़ करके उनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो ये नामुमकिन है। इस देश को चलाने का नजरिया समावेशी होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए और प्रतीकों का भी सम्मान करना पड़ता है। हमने एक बार कहा था एक मीटिंग में कि भाई ये देश तो विविधताओं से भरा हुआ है और इस देश को चलाने के लिए सबको साथ लेना होगा, सबको जोड़ना होगा, गले मिलना होगा। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई इस देश को चलाना, आप धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर भी मुल्क बना लें और आप समस्या रहित हो जाएंगे। ये दुनिया भर में हम देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या हो रहा। उससे अच्छा तो अपना हिंदुस्तान है, अपना भारत है, इतनी विविधताएं हैं, तब भी हम अपेक्षाकृत ठीक ढंग से चलते हैं। कभी कभी कुछ एब्रेशन होते हैं, उसका सख्ती से मुकाबला करना चाहिए, एकजुट होकर वैसी चीजों का मुकाबला करना चाहिए। और कभी कभी कोशिश अगर हो, हवा वगैरह तो नहीं चलती है, कभी कभी ब्लोअर वगैरह से हवा फेंकी जाती है। तो इस देश में इन दिनों ब्लोअर चलाया जा रहा है, चारों तरफ चौतरफा हवा फेंकी जा रही है। आप समझ रहे हैं कि कुदरत की हवा है। ये जो ब्लोअर की हवा है वो कुदरती हवा का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस देश में एक ही कुदरती हवा है, वो है एकता की हवा, वो है यूनिटी की हवा, वो है अमन की हवा और वो है एकजुट रहने की हवा। नीतीश कुमार एक बार फिर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ब्लोअर चलाया जा रहा है, हवा फेंकी जा रही है और कोई आंधी नहीं चल रही है। एक बार फिर तल्ख रवैया उनका नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी को लेकर आड़े हाथों उन्होंने लिया है। और सवाल यही है यहाँ पर कि क्या वाकई में हवा बनाई जा रही है, हवा नहीं है जैसा कि बीजेपी कह रही है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी से नेता और प्रवक्ता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ब्लोअर चलाया जा रहा है, ये हवा बनाई जा रही है, हवा है नहीं नरेंद्र मोदी के नाम की। नीतीश कुमार जी को बहुत दिनों बाद ये चीजें ध्यान आई हैं। जब 2004 के अंदर नीतीश कुमार जी 2003 में नीतीश कुमार जी देश के सामने ये कह रहे थे कि इनको तो और बड़े पद में जाना चाहिए, तब शायद ये हवा उनको महसूस नहीं हो पाई थी, क्योंकि तब वो केंद्र के अंदर मंत्री बने हुए थे और उनको अपना मंत्रालय जो है ज्यादा प्रिय था। और मुझे दूसरा ये कहना है, किसी प्रतिपक्ष के नेता से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब जहां बवंडर चल रहा होगा वहां तो वो ये कहेंगे अरे भाई यहां तो कहीं धुआं भी, मतलब हवा ही नहीं दिख रही। उसके अलावा उनसे क्या अपेक्षा करेंगे। वैसे नीतीश कुमार जी को अपना बिहार का इलेक्शन लड़ने की चिंता करनी चाहिए। इस विषय में इस तरह के बयान जो उनकी आज तक की एक छवि थी, जो उस छवि के मुताबिक नहीं जाते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 17 साल पुराना रिश्ता बीजेपी से तोड़ दिया, नरेंद्र मोदी को लेकर तोड़ दिया, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे शब्द कहां से होंगे नीतीश कुमार के पास। तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे। नहीं, ये उनकी अपनी पीड़ा है, क्योंकि कल 7 तक थे और नीतीश कुमार एक ऐसे फेस थे जो एनडीए, जिसके कारण एनडीए कहा जाता था। हाँ, नीतीश कुमार के हटने के बाद टेक्निकली भले कहिए, लेकिन आज वो सीडी हो गया है, कम्युनल डायमेंशनल अलायंस हो गया है, तो वो थोड़ी पीड़ा बीजेपी को तो है ही है। ये भी सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा कि ब्लोअर से हवा फैलाई जा रही है, अगर ये असत्य होता तो कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां क्या हुआ तो उल्टी हवा चली गई। फिर जो बताते हैं विकास के मॉडल गुजरात के, वो भी सब झूठी है।
आंकड़े दिए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो FDI हो, चाहे वो ह्यूमन इंडेक्स हो, सब में 7वें 8वें 9वें के बाद गुजरात का स्थान आता है। इनकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने इस बात को कहा है, आडवाणी जी ने भी कहा है गुजरात के विकास के बारे में कि वो तो पहले से था, उतना अच्छा काम इससे ज्यादा फना जगह हुआ है। तो वो सारी चीजें हैं। और जो व्यक्ति खुद है अपने आप के लिए इतना लालायित है कि हम कैंडिडेट प्रधानमंत्री के बन जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने तक ही बीजेपी का रिश्ता रहता है, प्रधानमंत्री तो बनना है नहीं, तो उस वहीं पहुंच करके अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, आपकी बात पर सुधांशु जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय, ये बात बार बार नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं कि हवा है नहीं, हवा बनाई जा रही है। और आज उन्होंने कहा कि ब्लोअर का इस्तेमाल हो रहा है, हवा इस तरह से बनाई जा रही है कि हर तरफ माहौल मोदीमय हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, कुल मिलाकर जब चुनाव का समय होता है तो एक तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ अगर बहुत बड़ा मुद्दा हो, एक तो एक हवा सी रहती है, लेकिन पार्टी के खिलाफ रहती है जो सत्तारूढ़ पार्टी है। अगर मुद्दा बड़ा नहीं है तो, और या फिर कोई दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, मान लीजिए जैसे इस केस में बीजेपी है, वो मुद्दों से बड़ा एक व्यक्ति को अगर सामने रखना चाहती है और वो खुल के सामने मोदी को सामने रख रही है, कांग्रेस को भी चैलेंज कर रही है कि क्यों ना वो राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों घोषित नहीं करते। तो ऐसे में उस व्यक्ति के पक्ष में एक तो हवा स्वाभाविक रूप से चलती है, दूसरा एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और ब्लोअर से हवा डाली जाती है। इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा गलत है। आप PR एजेंसी का भी इस्तेमाल करते हो, आप जुमलेबाजी का भी इस्तेमाल करते हो, आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हो, आप दूसरी और राजनीतिक पैंतरेबाजी है सबका इस्तेमाल करते हो। वो एक ब्लोअर का भी है और एक स्वाभाविक हवा है, तो वो दोनों के कम्बिनेशन से ही फिर एक आकृति सामने आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सुधांशु जी, इससे पहले कि आपने एक बात दिलचस्प ये कही कि नीतीश कुमार हमसे अलग हो गए हैं, अब वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उस पर तो मैं आऊंगी। लेकिन जो बात यहाँ पर विजय ने कही कि ठीक है, जो आपका काडर है, कार्यकर्ता है, वो उत्साहित है नरेंद्र मोदी के नाम से, लेकिन ये भी तो सच है ना कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बनाया गया और नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान से पहले जिस तरह से उन्हें लोकप्रियतम नेता की श्रेणी में आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रखा, तो हवा बनाई भी तो जा रही है सर, और इससे मानने में बुराई क्या है? जी बिल्कुल, इसमें अगर प्रयत्न हो रहा है एक छवि को सामने निखार के लाने का, तो उसमें तो कोई गलत किसी का है ही नहीं ना। और भाजपा उसके बारे में अब माफी थोड़ी मांगने वाली है। प्रश्न दूसरा है, जो हमारे प्रतिद्वंदी है ना, चाहे वो अखिलेश भाई हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, अरे अगर हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। अगर ये सत्य नहीं है और हम भटके घूम रहे हैं और अपने मन को गलत बहला रहे हैं, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई हम तो किसी काल्पनिक दुनिया में घूम रहे हैं। इनको क्या चिंता होनी चाहिए? और अगर इनको चिंता नहीं होनी चाहिए तो इनको इसके बारे में बोलना भी विजय कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी, ये मोदी के नाम की खुद की हवा कितनी है और ब्लोअर का इस्तेमाल कितना, ये बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूं, आज देश में भाजपा लाओ, इसका एक इतना अंतरंग माहौल बन गया है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस के कुशासन ने लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। एक उनको विश्वसनीयता दिखती है एक नेतृत्व में, उसमें चारित्रिक विश्वसनीयता दिखती है, उसमें वैचारिक विश्वसनीयता दिखती है, उसमें प्रशासनिक विश्वसनीयता दिखती है और उसमें विकास की विश्वसनीयता दिखती है। वो 360 डिग्री की एक विश्वसनीयता एक नेतृत्व में देख रहा है देश। हाँ, और अखिलेश जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु जी, गुजरात नहीं, इस बात पर मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आऊंगी आपके पास, पूरा मौका आपको दूंगी। अखिलेश जी, सुधांशु जी और बीजेपी का ये कहना कि ये तो आप ही लोगों का किया हुआ है, आप लोगों ने देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद ब खुद ऊपर उठते जा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई विकल्प और छोड़ा नहीं है। नेहा इनके जो सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, जो इनके भीष्म पितामह हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उन्होंने 2 बार अपने पत्रों में बीजेपी की धरनी का बाकायदा जिक्र कर दिया। जनता से अभी उम्मीद मत करिए, अभी आपके ही पार्टी के पितामह ने आपकी दशा और दिशा बता दी, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी बता दी। दूसरी बात, कौन सी इनकी एक उपलब्धि है बीजेपी की या मोदी जी की
कि जो ये कह सकें, बता दें, अतीत की भी बता दें कि हमने ये किया था या मेरी वर्तमान उपलब्धि ये है, इस कारण से जनता हमें वोट देगी। एक उपलब्धि नहीं है। हाँ। ये बस ये कह सकते हैं कि फलां सरकार में ये हो गया, ये हो गया। किसी के निगेटिव गिना सकते हो, गिना रहे हैं। हाँ। वो भी दम नहीं है। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के पास अपना कोई ऐसा सकारात्मक पहलू नहीं है जिससे वो सामने रख सके, ये बात आप कह रहे हैं। सुधांशु जी, नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, सबको साथ लेके चलना है, तो आपको टोपी भी पहननी पड़ेगी और तिलक भी लगाना पड़ेगा। तो तिलक लगा ले और टोपी ना पहने, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा जी, कितना दुर्भाग्य है। अभी अखिलेश भाई कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा। मेरा हमेशा मानना है कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इतनी ह्यूमिलिटी जरूर होनी चाहिए कि जनता का जनादेश जो है उसका आदर करना सीखें। 15 साल से अगर जनता का जनादेश किसी एक व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रशासनिक कुशलता के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए अगर मिला हो, तो उसको इस तरह नकारना जो है, ये जनता के लिए, जनता के सामने अच्छा उदाहरण नहीं है। हाँ। अब आते हैं इनके ठीक है, ठीक है सुधांशु, ठीक है, कुछ नहीं मुझे पता है नरेंद्र मोदी एक ऐसा विषय है जिस पर कांग्रेस बीजेपी के बीच बातों को लेकर कभी कमी नहीं होती। सुधांशु जी, आपको पूरा वक्त दूंगी। नीतीश कुमार के लिए तो आपने कहा कि उन्होंने हमसे रास्ते अलग कर लिए, तो वो ऐसी बात नरेंद्र मोदी के लिए करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के बहुत बड़े नाम और जाने माने बुद्धिजीवी डॉक्टर UR अनंतमूर्ति के उस बयान के बाद भी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कन्नड़ लेखक डॉक्टर UR अनंतमूर्ति ने कहा है कि वो अपने इस बयान पर कायम है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो ऐसे देश में नहीं रहना चाहते जहां मोदी प्रधानमंत्री हों। I wouldn't like to live in a country where Modi is the prime minister. What are the threats you see if Modi comes in power, unfortunately? I have already seen that threat. You know, I said that now every Facebook and a newspaper is full of abuse of me. I have been critical of Indira Gandhi and Nehru. Nobody abused me like that. If I say something and I am abused so much by a gang of people, imagine when they are in power, what will happen to us? 2009 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन में उतर चुके अनंतमूर्ति के खिलाफ बीजेपी और मोदी समर्थकों ने मुहिम छेड़ दी है। अनंतमूर्ति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं तो उनको बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि वो अपना बुरिया बिस्तर अभी से बांध लें, क्योंकि देश की जनता तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने ही जा रही है। इसलिए जो है उस समय थोड़ा उनको देर हो जाएगी, हो सकता है देर हो जाए, इसलिए अभी से वो बुरिया बिस्तर बांध के तैयारी कर लें। अगर उनको ये लगता है कि देश की जनता ने अगर जनादेश नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया तो उस जनादेश को वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो बेटर है कि वो अभी से तैयारी कर लें। अनंतमूर्ति का मानना है कि मोदी जैसे व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर देश में डर की भावना फैलेगी। अनंतमूर्ति लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते रहे हैं। राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं। वो एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। 2006 में राज्यसभा के लिए भी अनंतमूर्ति चुनाव लड़े थे, पर वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपने नीतीश कुमार के बयान को तो बड़ी आसानी से किनारा कर दिया। सर सवाल सुन लीजिए, आसानी से किनारा कर दिया, कहा कि उनके हमारे रास्ते अलग हो गए। ये मशहूर साहित्यकार हैं अनंतमूर्ति, ये कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो देश छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगता है मोदी आएंगे तो भय का वातावरण बनेगा। इनका बयान दिखाना और उसको न्यूज कहना, ये न्याय संगत है क्या? क्यों नहीं है? एक कांग्रेसी राजनेता जो 2006 में चुनाव लड़ के हार चुका, सुनिए ना, सुन लीजिए, साहित्यकार रहे मूलतः, विपक्ष दल का एक कार्यकर्ता और एक छोटपट, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, वो आदमी अपना एक बयान दे, उस बयान को ये मुख्य न्यूज बन जाएगी। अगर भाजपा के अंदर कोई कार्यकर्ता ये कहे कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ दूंगा, तो मैं नहीं मानता कि ये नेशनल न्यूज चैनल की नेशनल न्यूज है जिसके बारे में कोई चर्चा भी होनी चाहिए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता विपक्ष का कुछ भी बोले, उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? हमें क्या कहना चाहिए? अगर ये बयान गंभीर है
तो इस तरीके के सुधांशु मित्तल जी वो साहित्यकार भी हैं। 1000 लोगों को आप रोज दिखाते हैं। सुधांशु मित्तल जी वो साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार है, बुद्धिजीवी है, और वो इस देश में उनके बयान के पीछे की बात ये है कि उनका ये कहना है कि वो बुद्धिजीवी है या वो पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की आलोचना करते रहे, लेकिन अब सुनिए, जिसकी एक अब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो मोदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो एक गैंग है जो खड़ा हो जाता है। मानते हैं वो ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो खड़े हो ना खड़ा हो, मैं उनके मैं वो क्या कह रहे हैं उसलिए मेरे लिए मायने विजय जी एक राजनीतिक व्यक्ति जो कि एक नीचे लेवल का राजनीतिक व्यक्ति वो अगर ये बयान दे उसको आप जो है लेके इतना गंभीरता से करेंगे तो ठीक है। अखिलेश जी राजनीतिक व्यक्ति बता दिया, अनंत मूर्ति जी को राजनीतिक व्यक्ति बता दिया। साहित्य से मुझे लगता है सुधांशु जी का ज्यादा लेना देना आप हर के दिखाएंगे। अखिलेश जी वो राजनीतिक व्यक्ति हो गए अनंत मूर्ति। देखिए साहित्य बहुत बड़ा है लेकिन ये फर्जी साहित्यकारों से नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भाई साहब, अब ज्ञानपीठ भी फर्जी साहित्यकारों को सुधांशु जी अब इसका फैसला कौन करेगा? अखिलेश जी ये बताइए इसका फैसला कौन करेगा कि अनंत मूर्ति साहित्यकार है या वो राजनीतिक व्यक्ति है? इसका फैसला कौन करेगा? विजय मूर्ति अनंत मूर्ति ना फैसला क्या करना है इसमें? वो चुनाव लड़े। अनंत मूर्ति जी ने जिसमें विजय जी ने खुद ने कहा, अनंत मूर्ति जी ने कोई नई बात नहीं कही, उसमें उन्होंने कहा वो कि ये जो है कांग्रेसी है। हमारे मित्तल जी चुप तो मैं बोलूं, अनंत मूर्ति जी ने मेरे को बोलने अनंत मूर्ति जी ने कोई नई बात नहीं कही। भय तो पूरे बीजेपी में व्याप्त हो गया है मोदी जी के आने से लेकर के। बाहर का आदमी तो अलग की बात है, हिंदुस्तान उनकी पार्टी के अंदर ही कितना भय क्रांत है। मोदी जी के आने के बाद से लेकर के देख लीजिए, गोवा से लेकर के दिल्ली तक बड़े बड़े नेताओं को क्या हाल। आप बोल रहे मित्तल जी, आप बोल रहे हम तो उनकी पार्टी में ही दहशत में आ गए मोदी जी को लेकर के। बाहर वाला तो दहशत में होगा ही, जो अपने अपने विचार होंगे ही। ठीक है प्लीज हम अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप प्लीज चुप हो, हम आपके बीच में नहीं बोलते भाई आपका जी। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति अगर कोई भय करता है बाहर का व्यक्ति, साहित्यकार, पत्रकार या देश का कोई भी व्यक्ति, तो ये तो दूसरी बात की बात हुई। सबसे पहले इनके पार्टी के अंदर ही लोग कितना भय खाते हैं, दिखता है बॉडी लैंग्वेज से, भाषा से। मोदी जी बने थे कहीं खुशी दिखी, कहीं कुछ बात दिखी, कोई बड़े बड़े नेता तारीफ किए, आगे आए, पार्टी के अंदर देखा कैसे कैसे किन किन लोगों ने क्या क्या वक्तव्य दिए। तो ठीक है आपका पार्टी पे आरएसएस के नाते वर्चस्व बन गया, लेकिन क्या पार्टी के समस्त लोगों ने स्वीकारोक्ति दी? पिछले 4 महीने का बयान देख लें आप, और वो जो बयान दिया है उन लोगों ने, वो अनंत मूर्ति जी से मेल खाते हुए भय खा करके, भयाक्रांत होकर के दिया है कि उनसे भयभीत होकर के। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है। सुधांशु जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो शहनाइयां बज रही हैं, जो खुशी है नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान को लेकर, बीजेपी ऐसे कर रही है जैसे वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जबकि सिर्फ उम्मीदवारी के लिए जोड़ तोड़ करके मामला यहाँ तक पहुंचा। नेहा जी पहले तो ये कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के आंतरिक मामलों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है। हमारे लोग खुश है या नहीं खुश है हम पे छोड़िए ना। ठीक है। आपके यहाँ कांग्रेस में क्या होता है ये आपका मतलब है, लेकिन वो छोड़िए। अब बात आती है कि भाई जोड़ तोड़ ये वो, खुश है नहीं खुश है। देखिए 6 महीने का समय और बचा, हमने तो अपनी पारी खेल ली, अब जनता के फैसला होने वाला है। इसके बारे में इनको क्या चिंता होनी चाहिए? इनको तो ये सोचना चाहिए कि जनता को लुभाने के लिए। लेकिन विजय क्या जनता को सरोकार है कि मोदी के नाम की नकली हवा बनाई जा रही है या असली? एक मिनट, बहुत संक्षेप। आनंद मूर्ति जी जो है एक साहित्यकार के भेष में एक कांग्रेसी बोले, ठीक नहीं है। ठीक है सर, आपको ये कहना भी पड़ेगा, ये कहना भी पड़ेगा। बीजेपी से आप हैं, वरिष्ठ नेता है, अनुभवी हैं, ये लाइन तो आपको लेनी भी पड़ेगी। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, और विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आपसे खासतौर पर हम लोग माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि चर्चा जो थी मुलायम सिंह यादव और आय से अधिक संपत्ति के मामले पर, उसके बीच में ये बड़ी खबर आ गई, इसीलिए हमें चर्चा इस विषय पर करनी पड़ी और इसीलिए आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले सके। लेकिन शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।